अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाइला अज़ीज़, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं इनसाइट हेल्थ केयर पे 2 साल से काम कर रही हूँ और मेरी मेन डोमेन जो है वो एडल्ट हेल्थ साइकोलॉजी को देखना है। मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो डिप्रेशन है और इसके अलावा एंग्जाइटी है, एडिक्शन वाले पेशेंट्स जो है उनको देखती हूँ और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को साथ देख रही हूँ। आज हम बात कर लेते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और इस पे बात करने के लिए जैसे कि अवेयरनेस और लोगों को पता होना चाहिए कि इसके कौन से सिम्टम्स हैं जिसको हम स्पेसिफिक उन कैटेगरीज़ में अगर देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये पेशेंट जो हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के हैं। ऐसे तमाम लोग जो किसी एक ट्रॉमा के या इवेंट के साथ अटैच होते हैं या विटनेस हो, उन्होंने कभी देखा हो इस तरह का कोई पेशेंट, जैसे हमारे किसी लव वन की डेथ हो जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं जिस तरह से पेंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों ने कोविड में अपने बहुत सारे प्यारों को या अपने फ्रेंड्स को इस तरह से डेथ होते देखा, तो उसके बाद हमारे पास क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमने देखे जिनके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो हैं वो सिम्टम्स आना शुरू हो गए। अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स कौन से हैं, तो ऐसे पेशेंट ज़्यादातर जो हैं वो नेगेटिव उनकी थॉट्स होना शुरू हो जाती हैं, एक्सपोजर उसी चीज़ से बार बार होना शुरू, डी रियलाइजेशन होता है, डी पर्सनलाइजेशन होता है। इसका मतलब ये है कि वो रियलिटी के साथ जो है वो उससे डिसोसिएट हो जाते हैं, उसमें इन टच नहीं रहते। इसी तरह से अगर हम देखें तो उनको अपना आप समटाइम लग रहा होता है कि हम शायद इस जगह पे मौजूद नहीं, ये हमारे साथ इंसिडेंट्स नहीं है, वो कुछ और है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेमोरी भी लॉस होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट मेमोरी लॉस होती है। इसके बाद नाइटमेयर्स बहुत सारे लोगों में देखे गए हैं कि वो उनको इस तरह के ख्वाब, फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं उसी ट्रॉमा से रिलेटेड, या जहाँ कहीं भी वो होते हैं तो उनको वो लगता है कि जैसे यही वाला इवेंट बार बार हो रहा है। अगर मैं बात करना चाहूँ कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बहुत सारी टाइप्स हैं। मोस्ट कॉमनली एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं अगर उसको अनट्रीटेड किया जाए और साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन ना की जाए उन तमाम सिम्टम्स की, और साइकोलॉजिकली उनके सेशंस और साइकेट्रिक हेल्प ना ली जाए, तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के कोमॉर्बिडिटी हो जाती है, डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, पैनिक अटैक हो सकते हैं पेशेंट को। या इसके अलावा बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें पेशेंट जो है उनके मुब्तला होने का ख़दशा होता है। अगर हम इनके पेशेंट्स के रेगुलर इनिशियली एवेलुएशन करने के बाद एक साइकोलॉजिकल और साइको एनालिसिस कर लें और उस इवेंट को हम देख लें कि कौन से इवेंट और किस वजह से, और उसकी काउंसलिंग की जाए एज एन एडल्ट एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो पेशेंट 4 से 6 सेशन में बहुत जल्दी जो है वो अपनी रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट भी हमारे पास देखने को मिले हैं जो कि जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अरसा या 2 महीने 4 महीने तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कोई इवेंट हुआ है इस वजह से ऐसे इन लोगों का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन होता ये है कि 2 से 4 महीने या 6 महीने से अगर एक्सीड कर जाएँ सिम्टम, तो हमें समटाइम केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से या कॉन्टीन्यूस किसी पेशेंट को स्ट्रेस में रहने की वजह से मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या होता है कि हम साइकेट्रिक मेडिसिन के लिए साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देते हैं, और जहाँ पे उनकी एवेलुएशन के साथ साथ हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो भी करें। तो 2 तरीक़ों से ऐसे पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, डीबीटी के ज़रिए भी किया जा सकता है और सीबीटी के। सीबीटी क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कॉग्निशन यानी कि मेमोरी, थिंकिंग, नॉलेज नेगेटिवली शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो सीबीटी में हम पेशेंट के साथ उनकी थिंकिंग पे काम करते हैं ताकि उनके बिहेवियर में बेहतर तौर पे एक खातिर-ख़्वाह जो है वो फ़ायदा देखा जा सके। इसी तरह से डीबीटी है, डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी। पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा एक एरिया में चला जाता है, उसके इमोशनल रेगुलेशन जो है वो डीरेगुलेशन होना शुरू होता है, उसके इमोशनली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं तो उनको इमोशनली रेगुलेट किया जाता है। समटाइम उनकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होती है, तो हम कुछ ऐसी थेरेपी स्पेसिफिकली करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो दोबारा से रिकवरी की तरफ आना चाहता है। अगर मैं इसके साथ साथ ये बात करूँ कि पेशेंट को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रियलाइज़ करवाई जाती हैं कि आप इससे पहले इवेंट से पहले ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, या उनको हम जनरलाइज एक स्टोरीज़ बता के सिनेरियोज़ के साथ डिस्कस किया जाता है पेशेंट के साथ, और वो अपने दोबारा से रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं।
जाते हैं। सो ऐसे तमाम लोग जो इर्द गिर्द आप देखें जो किसी भी ऐसे ट्रॉमा में गुजर रहे हैं और काफ़ी अरसा हो गए, तो इट माइट बी हैपन कि उन पेशेंट्स के अंदर बहुत सारी और साइकोलॉजिकली सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। समटाइम उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों का यूजुअली ख्याल होता है कि जिन जनात का असर हो गया, रोड से गुजरते हुए ये हुआ, ये उसकी डेथ के बाद हुआ। ज़्यादातर कॉमन ये चीज़ें बच्चों में देखी गई हैं कि अपने घर में किसी की डेथ हो गई है, बहन भाई की, या स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ किसी के साथ ट्रॉमा हो गया, कोई फिज़िकल अब्यूज़ इवन हो गया, या किसी को टॉर्चर होते देखा है फिज़िकली, तो वो उसके बाद वो जगह छोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में जब आपका बच्चा या आपका प्यारा इस चीज़ों से डेविएट हो, सो अपने साइकोलॉजिस्ट या अपने साइकेट्रिस्ट के साथ आप रब्ता करें, ताकि टाइमली इन चीज़ों के साथ टाइमलाइन करके तो आपके साथ बेहतर तरीके से चला जा सके। थैंक यू।